हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मॉडल पेपर हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारा ये चौथा मॉडल पेपर होगा जो कि आपके एग्ज़ाम में शायद 38 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस के आने वाले हैं। तो उनमें सारा पोर्शन को हमने कवर किया है, करंट अफेयर को से भी लेकर और यूपी जी का मतलब पूरा चीज़ें जो जो आपके सिलेबस में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा मॉडल पेपर चौथे का। तो ये आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एनपीपी से अगर बात करते हैं तो एनपीपी से संबंध किससे रखता है, तो ये बताएंगे। ये होगा ऑप्शन नंबर पहला, इसमें क्या होगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, इसे बोलेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। क्या बोलेंगे इसे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। ठीक है, ये बताएंगे। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट में हमारे भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कौन सी चल रही है, तो वो चलिए 2002 वाली। कौन सी चल रही है, 2002 वाली चल रही है। ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी कब, 2002 में। ठीक है, लेकिन आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी राष्ट्रीय जनसंख्या 2002 वाले में क्या उसने क्या किया, संशोधन किया है और उसको कब से कब तक लागू किया है। तो नया जनसंख्या नीति यूपी सरकार ने कब लॉन्च किया है, तो देखिए, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति ये अभी आई है 2021 वाली, और ये कब से कब तक लागू रहेगी, तो 2021 से ये लागू रहेगी कब तक, 2030 तक। 2030 तक ये नीति क्या रहेगी, लागू रहेगी, 2021 से लेकर 2030 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है कि उच्छादन यानी अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं। यानी भी कोई भी क्या हो, पदार्थ हो, और वो पदार्थ क्या करे कि वायु में जो नमी है उसका क्या कर ले, अवशोषण कर ले। क्या कर ले, अवशोषण कर ले, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन है प्रस्वेदन, शुष्कन, प्रासरण, प्रस्फुटन। तो इसका सही आंसर होगा प्रस्वेदन। ठीक है, क्या होगा, प्रस्वेदन बोलेंगे इसे। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं, प्रोटीनों का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसाओं का। ठीक है, वसाओं का। तो ये तरीके का क्या होगा, प्रोटीनों का हो जाएगा। यानी कि जो जितनी भी क्या आपकी दालें हैं ना, वो किसकी मतलब बेहतर एक अच्छा स्रोत होता है, तो प्रोटीन का क्या होता है, अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। अच्छा, तो बताइए सर्वाधिक दाल उत्पादन, सर्वाधिक दाल उत्पादन राज्य कौन सा है, तो बताएंगे वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो भारत का इथोपिया किसे कहते हैं, तो बताएंगे एमपी को ही तो कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर सवाल ये हो कि भारत का इथोपिया किसे कहते हैं, भारत का इथोपिया किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं मध्य प्रदेश। किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, किसे को बोलेंगे, मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड
डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा। तो ये किसके द्वारा हुआ है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ठीक है, यानी कि डिगबोई में जो लगा हुआ है, डिगबोई कहाँ? असम। डिगबोई कहाँ पर? असम में है। मथुरा यूपी, पानीपत हरियाणा, यानी कि HR। यहाँ पर जो आपकी जो कच्चा जो तेल होता है उसका क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। तो यानी कि जो तेल रिफाइनरीज लगी हुई हैं, ठीक है, तो ये किसके स्वामित्व में है? ठीक है, इन तीनों जगहों पर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि IOCL के स्वामित्व में ये लगा है। ठीक है, तो इस कंपनी की क्या है? यहाँ पे तेल परिशोधन शालाएं लगी हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राज्य के नीति निषेध तत्व, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना, मूल अधिकार या फिर मूल अधिकार। तो देखिएगा यहाँ पर जो सवाल आपका सही होगा, इसमें होगा कौन सा? तो होगा आपका कौन सा? तो प्रस्तावना, यानी जो आपका प्रस्तावना है, जो आपका प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल। ठीक है, तो इसको माना गया है क्या? संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा। लेकिन आप देखेंगे कि जो एक व्यक्ति है, कौन? BR अम्बेडकर। कौन है? BR अम्बेडकर। इन्होंने संवैधानिक उपचारों को क्या माना है? संविधान की आत्मा माना है। और ये कहाँ पे है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में। कहाँ पे? अनुच्छेद 32 में दे रखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में दे रखा हुआ है। तो ये भी सबको ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है? तो ये लिया हमने अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से। ये कहाँ पे है? तो ये मिलेगा भाग 4 में। ये कहाँ मिलेगा? भाग 4 में है। ठीक है, और ये किस में है? भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में है। अब ये शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, सामवेद के, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के। अब देखिए क्या होता है कि हर वेद के अपने खुद एक का ब्राह्मण है, खुद के उन्हें अरण्यक होते हैं, उनका खुद का उपनिषद होता है। तो हालांकि इसमें सही आंसर क्या है? यह है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और एक कौन सा आपका है? कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो है कौन सा? तैत्तिरीय। और यजुर्वेद वाला कौन सा है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो वेदों का जो गद्य पाठ है, जो गद्य में लिखा है, वो ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, जिनको पढ़ने में, मतलब ब्राह्मण पढ़ने से क्या होगा? आपको वेदों का जो अर्थ होगा वो पता चलता है। ठीक है, तो यजुर्वेद कैसा वेद है? एक
चंपू वेद है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना उधर ऊपर की ओर उठाने अधिक आसान होता है, क्योंकि जैसे सपोज करिए क्या है कि एक क्या है आपका ढालू, क्या है देखिए आपका ढालू क्या है, एक मार्ग है, एक रास्ता है। तो यहाँ पे कोई बड़ा सा अगर पत्थर है, कोई बड़ा पत्थर है, तो उसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है तो उसको उठाने की अपेक्षा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब उठाना, उधर मतलब ऊपर उठाना, उठाने की अपेक्षा उसे अगर जो लुढ़का के ले जाया जाए तो वो आसान होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, क्या इन ऑप्शनों में क्या है, पत्थर को लुढ़कने में किया गया कार्य इससे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दोनों में किया गया कार्य समान होता है, समान तो नहीं हो सकता है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल है। पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसके लुढ़कने के समान है, यानी कि नहीं। यहाँ देखिएगा कि पत्थर को लुढ़कने में किया गया कार्य, ठीक है, इससे उठाने की अपेक्षा कम है, तो यही सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा कि आप अगर पत्थर को उठाओगे तो ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, कठिन होगा, जबकि लुढ़क कर वो जा रहा है तो वो आसान होगा, ठीक है, सरल होगा। निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मूल कर्तव्य, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये मूल कर्तव्य। ठीक है, क्या होगा, मूल कर्तव्य। तो यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया, ठीक है, भाई किसने दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे जब देने की बात आएगी सुझाव समिति तो वो कौन देगा, स्वर्ण सिंह समिति। कौन देगा, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। तो स्वर्ण समिति ने क्या किया था, क्या हुआ था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में भाग 4 के अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया, जो रूस से प्रेरित है, ठीक है, जो रूस से क्या है, प्रेरित है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, चिनाब, ब्यास, सतलज या रावी। भाई भारत में नहीं है, तो नहीं है किसका, तो वह है किस, कौन सा, तो सतलज का, ठीक है, क्योंकि जो इसका उद्गम है ये तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के दक्षिण में स्थित राक्षस या राकस ताल से, ठीक है ना, राक्षस या राकस ताल से, ठीक है। तो यहाँ पर
यहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। सतलज के बारे में ये ध्यान रखते हो कि सतलज नदी जो पंजाब राज्य है, ठीक है, भारत वाला पंजाब, तो पंजाब की ये क्या है, सबसे लंबी नदी है। क्या है, पंजाब की क्या है, ये सबसे लंबी नदी है। उसके अलावा सतलज नदी पे आप देखेंगे तो आपका लुधियाना शहर स्थित है, लुधियाना शहर स्थित है। उसके बाद सतलज नदी पे आप देखेंगे तो भाखड़ा, नांगल, बांध बना है, ठीक है। ये सतलज नदी पे है पंजाब में। वैसे आप देखोगे ना तो ये दोनों अलग अलग बांध हैं, ठीक है। भाखड़ा अलग बांध है, भाखड़ा अलग देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में बांध है, और जो नांगल बांध है ये पंजाब में है, ठीक है ना, पंजाब में है, ठीक है। तो हालांकि नांगल बांध के पीछे ही क्या है, गोविंद सागर झील है। ध्यान रखना, गोविंद सागर, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय स्थित है। कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसी बांध के पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा रावी नदी का उद्गम क्या है। रावी नदी का उद्गम जो है ये है कौन सा, तो रोहतांग दर्रा। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। व्यास कहाँ पे है, तो व्यास कुंड से, कहाँ, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब कहाँ से, तो बारा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो सतलज नदी भारत के बाहर से निकलती है, कहाँ, तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। अब देखिएगा एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ लगती है, लशालगांव, इस्माइलपुर, कटरा, आज़ादपुर। देखो एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी जो लगती है वो कहाँ लगती है, वो लगती है लशालगांव। ये कहाँ पे है, तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि सफ़ेद प्याज के लिए, सफ़ेद प्याज के लिए कौन सा जाना जाता है जिला यहाँ पे, तो नासिक जिला है सफ़ेद प्याज के लिए। और सबसे अधिक प्याज का उत्पादन हमें लग रहा कि ये महाराष्ट्र में ही होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे सफ़ेद प्याज जो है उसको क्या मिला था, जीआई टैग भी दिया गया था, ठीक है, जीआई टैग दिया गया था। चलिए अगर देखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तारकेश्वरी सिन्हा, सुचेता कृपलानी, मायावती, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, तो सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी जो है, सुचेता कृपलानी भारत या फिर यूपी की प्रथम महिला सीएम है, ठीक है। अच्छा, तो यूपी की तो ये पहली है, यूपी की तो ये पहली है, लेकिन अगर क्रम में देखा जाएगा तो यूपी में ये चौथे नंबर पे आएंगे, ठीक है। सीएम के क्रम में देखा जाए तो ये देख लिया कि यूपी में सीएम क्रम में क्या है, ये इनका क्रम कौन सा, चौथा है। जबकि महिलाओं में क्या है, पहला है, महिलाओं में क्या है, पहला है। विजय लक्ष्मी पंडित, ध्यान रखना कि यूएन महासभा की पहली महिला ये क्या रही हैं, अध्यक्ष रही हैं।
क्या रही हैं, अध्यक्ष रही हैं। मायावती यूपी की सेकंड महिला सीएम, और मायावती यूपी की कितनी, तो 4 बार सीएम रह चुकी हैं। कितनी बार रह चुकी हैं ये, 4 बार सीएम रह चुकी हैं। कितनी बार, 4 बार सीएम ये रह चुकी हैं। आगे देखिएगा, दो व्यक्तियों की वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा लगभग 10 डेसिबल, लगभग 20, लगभग 30 या फिर 5। तो देखिए, अगर दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप कर रहे हैं तो उनके बीच में जो ध्वनि का आदान प्रदान, जो ध्वनि की जो तीव्रता होगी वो कितना, 30 डेसिबल होगा। कितना होगा, 30 डेसिबल होगा। ठीक है, 30 डेसिबल होगा। ठीक है, यानी अगर आप देखा जाए तो कुछ हमारा कह सकते हैं जो WHO उसका कहना है कि मतलब अगर जो 45 डेसिबल से ज़्यादा अगर कहीं आवाज़ हो रहा है तो वो फिर ध्वनि प्रदूषण एक दर्शाता है। ध्वनि प्रदूषण एक वो दर्शाएगा आपको। ठीक है, तो ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। आगे देखिए, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, 25, 100, कोई कैलोरी नहीं होती है, या 10 कैलोरी। देखो, आप पानी चाहे 1 लीटर पी जाओ चाहे 2 लीटर पी जाओ, इसमें एक भी कैलोरी ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि ऊर्जा जो होती है कैलोरी में मापते हैं ना, हम लोग कैलोरी में मापते हैं। तो पानी पीने से कोई भी हमें कैलोरी नहीं मिलती है, कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो पानी पीने से किसी प्रकार की ऊर्जा या कैलोरीज प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये डाटा आपका क्या रहेगा, सही होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, जब बात चलेगी जल, जो आपका है H2O, ये क्या है, तो जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। ठीक है, तो यौगिक किसे कहते हैं, जिनका अनुपात क्या हो, निश्चित हो। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है, राष्ट्रीय कृषि आयोग, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना हुआ था कब, 1965 में। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा पहली बार MSP 1966 और 1967 में हरित क्रांति के समय लागू किया गया था। देखिएगा, अगला है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, शंघाई में, जोहान्सबर्ग में, मॉस्को में। ठीक है, तो देखो जो ब्रिक्स है ना, इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, शंघाई में। शंघाई मतलब ये क्या है, चीन। कहाँ है, चीन। अब देखो ब्रिक्स की हम लोग बात करते हैं तो भाई ब्रिक्स में कुल सदस्य कितने हैं, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में वर्तमान में तो 10 सदस्य हैं। कितने हैं, 10 हैं। पहले 4 थे, फिर इसमें 5 हुए और फिर अब 10 हो गए। ठीक है, तो ब्रिक्स में सदस्य कैसे कैसे रहा है, तो देखो पहले इसमें 4 थे तब ब्रिक कहलाया था। जब इसमें 2010 में शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका तो ब्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें 5 और शामिल हो गए तो टोटल संख्या कितनी हो गई है, टोटल संख्या 10 हो गई है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो गई, टोटल संख्या आपकी 10 हो गई है। तो कहोगे ये 5 नए कौन से अभी शामिल हुए हैं। ठीक है, 5 ये नए कौन शामिल हुए हैं, तो एक है कौन सा,
इथोपिया, एक कौन सा आपका है मिस्र, एक कौन सा आपका है ईरान, एक आपका है यूएई, एक आपका है सऊदी अरब। ये तो लेटेस्ट वाले हैं, ये तो नए जो अभी शामिल हुए हैं, ठीक है ना। हालांकि अर्जेंटीना भी इसमें शामिल होने की बात चल रही थी, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया था कि हम शामिल नहीं होंगे, ठीक है। बाकी इससे पहले कौन है, इससे पहले तो ये 5 देश हैं, इसमें कौन से 5 देश हैं देखिएगा, ब्राज़ील है, इसमें रूस है, इंडिया है, इंडिया मतलब भारत, फिर चीन है, और फिर जो चौथे नंबर का है वो दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि ये 2010 में शामिल हुआ था। दक्षिण अफ्रीका कब हुआ था, 2010 में शामिल हुआ था, यानी कुल कितने हो गए, कुल 10 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा कि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 वाला ये कहाँ पे आयोजित होना है, तो ये होना है कहाँ पर, तो ये होना है रूस में। कहाँ पे होना है, रूस में। इससे पहले 15वां कहाँ हुआ था, जो 15वें नंबर का था 2023 में, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। तो इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है, मैक्सिको, चीन, भारत या ब्राज़ील। तो इसमें सही आंसर क्या है आपका, है भारत। तो भारत नींबू का उत्पादन करने वाला पूरी दुनिया में क्या है, शीर्ष देश आपका है, ठीक है। और जो नींबू है, नींबू में क्या, तो यहाँ पे सिट्रिक अम्ल होता है ना, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है इसमें, नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखिएगा, विश्व पर्यावरण, क्या आपका है, विश्व पर्यावरण, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून, 20 जून, 5 जून या 27 जून। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 5 जून। कब हो जाएगा, 5 जून। अच्छा, क्यों मनाया जाता है, रीजन क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखिएगा कि 5 जून 1972 को नैरोबी में, नैरोबी किसकी राजधानी है, केन्या की। तो नैरोबी में UNEP की क्या हुई, स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसके उपलक्ष्य में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस अमेरिका के नेतृत्व में, अमेरिका के नेतृत्व में 1974 में मनाया गया था, जिसका हमने रखा था क्या, ओनली वन अर्थ। मतलब ये थीम थी 1974 में, ओनली वन अर्थ, क्या रखा था। अच्छा, 5 जून देखेंगे तो आपके भाई यूपी के जो सीएम है आदित्य योगी नाथ, इनकी क्या है, बर्थडे है, जन्म तिथि है, हाँ जन्म तिथि है। तो योगी जी की
जन्म तिथि क्या है, 5 जून ही है। ठीक है, अब देखिएगा, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है। भाई जब कहते हैं ना आचार संहिता लग जाएगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें निषेध यानी कि बैन कर दी जाती हैं। घृणात्मक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण। ठीक है, तो ये फिर क्या किया जाता है, ये फिर सभी चीज़ों पर क्या लगाया जाता है, निषेध लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखो चुनाव आयोग की बात करते हैं। तो चुनाव जो आपका आयोग है, चुनाव आयोग एक क्या है, संवैधानिक क्या आपका है, निकाय है, यानी बॉडी है, निकाय है। ठीक है, तो जिसका चुनाव आयोग जो है, इसका जो उल्लेख है, इसका अगर उल्लेख की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, तो भाग 15 में है। ठीक, अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आपका होगा 323 से लेकर 329 तक। ठीक है, कितना होगा, 323 से लेकर 329 तक क्या है, इसका उल्लेख है। चुनाव आयोग, ये कौन सा चुनाव आयोग है, तो ये केंद्रीय वाला क्या है, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो अगर इसकी बात करें कि केंद्रीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, स्थापना की बात करेंगे तो 25 जनवरी 1950। और चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के फर्स्ट जो अध्यक्ष बने थे वह थे कौन, सुकुमार सेन। ठीक है ना, जबकि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, तो वह है राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। जबकि चुनाव आयोग के पहली महिला अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन रही हैं, तो वह है रमा देवी। कौन रही हैं, रमा देवी। ठीक है, कौन रही है, रमा देवी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रमा देवी। तो चुनाव आयोग से ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान देनी है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1966 या 1 जनवरी 1960। तो भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम यानी इसे आप कहते हैं एफ, क्या बोलेंगे इसमें, हम लोग कहते हैं ना FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 14 जनवरी 1965। ठीक है, तो एक इसमें क्या आया था आपका FCI जो एक्ट आया था, एक्ट 1964 के तहत 1965 में क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। तो भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI का मुख्यालय कहाँ पे है, FCI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताएंगे FCI का जो मुख्यालय है ये है आपका चेन्नई में है। कहाँ पे है, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु। जबकि इसका पहला कार्यालय कहाँ खोला गया था, तंजौर में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, तंजौर में खोला गया था। तो यानी भारत में देखेंगे जो आपके कोई भी चीज़ क्या है खरीदी जाती है, ठीक है, जो खरीदी जाती है जैसे गेहूं है या आपका हाँ अन्य चीज़ें हैं, तो वो कौन खरीदता है, तो FCI ही खरीदता है। हर ज़िले में लगभग क्या है FCI गोदाम
बने हुए हैं जहाँ पे अनाजों का क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है, उसको स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, तो एफसीआई को ध्यान रखिएगा, कब इसका गठन हुआ, 24 जनवरी 1965 को। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च या फिर 13 मार्च। ठीक है, तो जो फांसी की बात करते हैं तो इनको फांसी कब मिली थी, तो इनको मिली थी 23 मार्च। कब मिली थी, 23 मार्च। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र में कौन कौन से वो 3 लोग थे, देखिएगा कौन से वो 3 लोग थे। एक थे आपके भगत सिंह आ गए, ठीक है, भगत सिंह आ गए। इसके अलावा सुखदेव, इसके अलावा राजगुरु को फांसी मिली थी। किस जेल में, तो लाहौर जेल में। कहाँ पे, लाहौर जेल पाकिस्तान में मिली थी। ठीक है, लाहौर जेल पाकिस्तान में दी गई थी। एक भगत सिंह ने सभा बनाया था, नौजवान सभा। ये पूछा जाता है कि नौजवान सभा की स्थापना कब, 1926 में। किसने की थी, तो की थी भगत सिंह ने। भगत सिंह ने किया था, कहाँ पर, पंजाब में। तो भगत सिंह थे मेन लीड में, बाकी इसमें छबील दास भी थे। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था, भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह। बाकी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही होंगे जो 1929 में सेंट्रल असेंबली में क्या करेंगे, बम फेंकेंगे। ठीक है, तो यही लोग होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित को सुलेखित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अच्छे से देखिएगा। एक आपका एक सूची इधर है, एक सूची आपका इधर है। इधर है विश्व डाक दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, मानव अधिकार दिवस 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 10। उसको मिलाना है आपको। ठीक है, तो उसको मिलान जब हम लोग करेंगे तो कैसे मिलान करेंगे इनका, देखिए इनका मिलान कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो पता है वो कर लेते हैं। अभी हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पढ़ के ही आ रहे हैं, तो ये कब, 25 जनवरी। ठीक है, मानव अधिकार दिवस ये कब हो जाएगा, तो 10 दिसंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब, तो 12 जनवरी। और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ए का लगेगा थर्ड, ए का लगेगा थर्ड। तो ए का थर्ड केवल हमें ये दूसरे में दिख रहा, इसलिए क्या हो जाएगा सही, आपका दूसरा सही हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है कि भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है, चाय और कॉफ़ी, कच्चे चमड़े के उत्पादन में, उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि। तो देखो भूरी क्रांति का संबंध है किससे, उर्वरक के उत्पादन में। जो आपके फर्टिलाइजेशन से जो आपके उर्वरक हैं उसके उत्पादन में वृद्धि देता है कौन सी क्रांति, भूरी क्रांति देता है। ठीक है, अच्छा अभी आपने सुना होगा कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने खेतों में जो रासायनिक खाद हैं, जो कीटनाशक दवाएं हैं, उनका प्रयोग को ख़त्म कर दिया जाए और खेतों में जो पारंपरिक यानी कि कह सकते हो वैकल्पिक यानी जैविक खाद का उपयोग किया जाए। इसके लिए कौन सी एक योजना शुरू किया था, वो था कौन सा, पीएम प्रणाम योजना। कौन था पीएम प्रणाम योजना। तो पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या था
इसका उद्देश्य ये था कि खेतों में रासायनिक उर्वरक प्रयोग को क्या करना, खत्म करना, और इसके जगह पे क्या करना, इसके जगह पर जो आपकी पारंपरिक या फिर कह सकते हैं कि जो जैविक खाद है उसका शुरू करना। तो पीएम परिणाम योजना क्या है, तो ये रासायनिक खादों को खेतों में प्रयोग से रोकता है। ठीक है, ये इसके लिए शुरू किया था। ठीक है, तो भूरी क्रांति। अब देखो भूरी क्रांति का ये हो गया। ठीक है, लेकिन सवाल जब भी अगर आता है आपसे कुछ इस तरीके से कि एक संबंध पूछा जाता है आपसे कि काली क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, काली क्रांति का संबंध किससे है, क्या कोयले से कि पेट्रोलियम उत्पादन से, तो बताना आपको पेट्रोलियम उत्पादों से। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद से। ठीक है, काली क्रांति कहेगा तो पेट्रोलियम उत्पादन से इसका संबंध देखा जाता है। ठीक है, काली क्रांति का, न कि कोयले से। अगला है कि बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल या मौर्य काल। तो ये देखो जो सांची स्तूप है ये संबंध रखता है किस काल से, तो ये रखता है मौर्य काल से, क्योंकि जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में ये है। ठीक है ना, कहाँ पे, भोपाल जिले में है। और सांची का स्तूप आप देखेंगे तो ये एक कहीं ना कहीं क्या है, यूनेस्को साइट्स है। ये क्या है, एक कहीं ना कहीं यूनेस्को क्या है, साइट है। ये यूनेस्को क्या है, साइट है। सांची का स्तूप ध्यान रखना कि ये 20 रुपये नोट के पीछे छपा है। ठीक है, 20 रुपये नोट के पीछे छपा है। कौन सा, तो ये। अब जो सांची का स्तूप है इसको किसने बनवाया, तो ध्यान रखना इसे अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था। ठीक है, अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था। जो सांची का स्तूप है ये क्या है, अर्ध चंद्राकार है या फिर कटोरे जैसा है। ठीक है, कटोरे जैसा, मतलब इसकी आकृति कुछ ऐसे ही है। ठीक है ना, सांची का स्तूप। ठीक है, तो सांची का स्तूप जो है ये मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, और स्तूप का संबंध किससे है, तो ये बौद्ध काल से होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि जो स्तूप है, ध्यान रखिएगा, स्तूप है या मठ है, ठीक है ना, मठ है, ठीक है, इनका संबंध जो दिखाया जाता है वो बौद्ध काल से दिखाया जाता है, बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। ठीक है, स्तूप मतलब ढेर होता है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है, ठीक है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात। ये कह रहा अंतर्देशीय, अंतर्देशीय का मतलब होता है कि ऐसा कोई आर्द्रभूमि या लवणी जल की भूमि जो चारों तरफ से क्या हो, वो जल से न लगा हो, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। यानी कुल मिला के ये बात कर रहा है, ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी भूमि की बात कर रहा है
यानी ये कुल मिला के बात कर रहा है किसका, तो सांभर झील का, सांभर झील के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय या अंतःस्थलीय झील है। ठीक है ना, अंतःस्थलीय मतलब जो चारों तरफ से जल, जो चारों तरफ से स्थल से घिरा उसे अंतर्देशीय या फिर हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्थलीय झील कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसी बहुत सारी झीलें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो सवाल अगर आ जाए कि कोलेरू झील कहाँ पे है, तो फिर आपको बताना चाहिए कि ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगर नदी पूछ ले किस नदियों के बीच में है, तो गोदावरी कृष्णा नदी के बीच में है। ठीक है, कोलेरू झील। ठीक है, चलो पहला ये हो गया। सेकंड देखना आपका होगा पुलिकट झील की बात करेंगे, तो पुलिकट झील जो है वो हालांकि 2 राज्यों की सीमा पे है, लेकिन इसका अधिकतम विस्तार कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु की सीमा पे है, तमिलनाडु के सीमा पे है। इसके अलावा चिल्का पढ़ाई है, चिल्का झील, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ा हमने कि सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, लैगून झील। ये क्या है, लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील है। इसके अलावा देखिएगा अगर आ जाए, एक आपको मिलेगा अष्टमुडी वेम्बनाड। ठीक है ना, झील ये कहाँ पे है, तो ये है केरल में। ठीक है, कहाँ पे है, केरल में। बाकी बुलर झील तो सबको पता है, बुलर झील ये कहाँ पे है, श्रीनगर में है, यानी जम्मू कश्मीर में। तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। अगला देखिएगा, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, बीडी जत्ती। ठीक है, तो देखो इसमें से जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कभी नहीं रहे थे। ठीक है, ये डायरेक्ट मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक नहीं बने। ठीक है, तो ये ध्यान, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये भारत के प्रथम, ये क्या है, मुस्लिम ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति थे। ठीक है, और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए निधन पहली बार किसका हुआ, तो इन्हीं का हुआ था। यानी कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए निधन किसका हुआ था पहली बार, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही हुआ था। तो जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश भी थे और ये क्या बने, कार्यवाहक ये क्या बने थे, राष्ट्रपति बने। तो अगर सवाल हो कि ऐसा कौन सा वो व्यक्ति है, ऐसा कौन सा वो व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पद पर भी रहा और साथ साथ में देखो वो क्या है, एक न्यायाधीश भी रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के, तो है कौन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। ठीक है, हमारे भारत में आप देखेंगे तो 4, हमारे भारत में देखेंगे तो कितने, तो 4 राष्ट्रपति कैसे रह चुके हैं, तो मुस्लिम समुदाय से रह चुके हैं। एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ठीक है, दूसरे फ़खरुद्दीन अली आ जाएंगे, दूसरे फ़खरुद्दीन अली आ जाएंगे। तीसरा नाम अगर देखेंगे तो न्यायमूर्ति
हिदायतुल्लाह आ जाएंगे, लेकिन एक कार्यवाहक हैं तो क्या है, राष्ट्रपति तो ही हैं। उसके अलावा आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आ जाएंगे। तो 4 ऐसे क्या हैं, मुस्लिम राष्ट्रपति हमारे देश में बने हैं। ठीक है, तो इन सबको भी ध्यान रखिएगा। अभी BV गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और BD जत्ती, ये सब कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे देखिएगा, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर है, मतलब कोई असर नहीं होता है, यानी इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। निकिल, चांदी, सोना और तांबा। ठीक है, तो आपने पढ़ा है ना कि सोना, ठीक है, सोना कौन सा वाला सोना, ये गोल्ड वाला सोना, ठीक है ना। तो जो सोना है ये ध्यान रखिएगा सबसे कम क्रियाशील धातु है, यानी ये किसी दूसरे धातु के साथ या किसी दूसरे अम्ल के साथ बहुत ही कम, यानी कि ना रिएक्शन करती है ये। ठीक है, तो सोना के बारे में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। क्या रखना चाहिए कि सोना जो है वो सबसे कम क्या है, अभिक्रियाशील, ये क्या है, धातु है। ठीक है, सोना जो है वो क्या है, तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी व तन्यता वाली ये क्या है, धातु है, ये धातु है। सोना का सबसे बड़ा मार्केट, यानी गोल्ड मार्केट, सोना का सबसे बड़ा मार्केट कहाँ लगता है, हमारे यूपी में। तो लगता है कहाँ पे, मेरठ में लगता है। कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है, यूपी में लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है, यूपी में लगता है, ये भी ध्यान रखना है। सोना की जो शुद्धता है वो हम लोग किस में, तो कैरेट में मापते हैं। ठीक है, 24 कैरेट का सोना सबसे क्या होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। लेकिन मार्केट में असली और नकली सोने की पहचान के लिए हॉलमार्क चिन्ह देखते हैं। ठीक है ना, सोने में मतलब जैसे मार्केट में गए तो सोना असली है या नकली है, उसको पहचानने के लिए क्या देखेंगे, तो उस पर हॉलमार्क का एक चिन्ह लगाता है, तो वो दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस सब चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से, स्क्वैश से, बिलियर्ड से, नौकायन से। तो इसका संबंध सीधा है किससे, नौकायन से। किससे है, नौकायन से। तो नौकायन से अगर हम देखें तो इससे क्या है, अमेरिकन कप, अमेरिकन कप, इसके अलावा वेलिंगटन कप, वेलिंगटन कप, इसके अलावा नेहरू कप, नेहरू कप, ETC, ETC संबंध किससे रखते हैं, तो ये रखते हैं सारे किससे, नौकायन से। किससे रखते हैं, नौकायन से। ठीक है, तो नौकायन एक क्या होती है, दौड़ प्रतियोगिता ओणम पर्व पर केरल में आयोजित होती है, जिसे वल्लम कल्ली, वल्लम कल्ली कहते हैं।
तो वल्लभ गली मतलब होता है लकड़ी की नाव, या लकड़ी की नाव पे हम लोग ये खेलते हैं केरल में, ठीक है। तो ओणम पर्व, ठीक है, ओणम, ठीक है, ओणम पर्व पर। अगला देखिएगा, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचन किया गया था? निर्विरोध, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी। तो देखिए इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो कौन होगा? नीलम संजीव रेड्डी। मतलब इनको निर्विरोध चुन लिया गया, सामने वाला कोई आया ही नहीं, ठीक है, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल यहाँ पे देखना चाहिए आपको कि नीलम संजीव रेड्डी ये कब से कब के आसपास में रहते हैं? तो ये 1777 से 42 शायद ये 1977 से लेकर 1982 के पास इनके पास ड्यूरेशन होता है, रहते हैं। के आर जो नारायण है, के आर नारायण, ये फर्स्ट दलित ये क्या थे? राष्ट्रपति थे ये, ठीक है ना, ठीक है। तो के आर नारायण फर्स्ट ये क्या थे? दलित क्या थे? राष्ट्रपति। के आर नारायण शायद इनकी ही क्या है? पुत्री हैं, जिनका नाम क्या है? मीरा कुमार। और मीरा कुमार भी ध्यान रखेंगे कि वो भी क्या है? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है और वो भी दलित वर्ग से आती हैं, ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करेंगे तो ये पहले क्या थे? फर्स्ट उप राष्ट्रपति व सेकंड क्या बने? ये राष्ट्रपति बने, सेकंड राष्ट्रपति बने, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये रूस के क्या थे? राजदूत बनाए गए थे, ठीक है। तो वहाँ के राजदूत बनाए गए थे। ये सवाल आता है कि जो एस राधाकृष्णन हैं, ये जब उपराष्ट्रपति नहीं बने थे इससे पहले ये किस देश के राजदूत थे? तो रूस, कहाँ के? रूस के थे, यूएसएसआर सोवियत संघ के थे। और ये तो पता ही है कि ये क्या थे? आपके फर्स्ट राष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं बिहार से। कहाँ से आते हैं? बिहार क्षेत्र से आते हैं। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं अजात शत्रु, या इनसे कहते हैं देश रत्न। ये इनकी उपाधि हम लोग देते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग क्या देते हैं? उपाधि देते हैं, ठीक है। ये हम लोग उपाधि देते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला है आवश्यकता विहीनता, ठीक है। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें आप बताइए आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से अर्थशास्त्री थे, ठीक है। नीलकंठ रथ, प्रोफेसर जेके मेहता, वीएन गाडगिल, अमर्त्य सेन। तो ये होगा कौन सा? तो ये हो जाएंगे जेके मेहता। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये कहते हैं प्रोफेसर हैं, ठीक है ना। ये कहाँ के? तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ये रहे, ठीक है ना। अमर्त्य सेन को पता है, अमर्त्य सेन को, ठीक है। इनको कब? 1998 में क्या मिला था? अर्थशास्त्र में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। नोबेल मिला था इनको, अमर्त्य सेन को, ठीक है। तो कल्याणकारी जो इनका क्या है? अर्थशास्त्र है, उसके लिए। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है वनमंडल, वातावरण, प्रकाश मंडल या स्थल मंडल, ठीक है। तो ये है क्या है? प्रकाश मंडल, या इसे बोलते हैं फोटो स्फेयर
ये बोलते हैं फोटोस्फीयर। सबको आप देखिए, जो सूर्य होता है ना, जो सूर्य है, सूर्य को हमने 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। लेकिन आपको ज़रा ध्यान नहीं देना है, जैसे ये क्या आपका सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य को हमने देखा है क्या, इसको 6 भागों में बांटा है। एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये हमने 5वां मान लिया, और ये हमने 6ठा किया। तो ऐसे 6 भागों में हमने क्या बांटा है? सूर्य को बांटा है, ठीक है। तो सूर्य का जो सबसे बाहरी वाला भाग है ना, सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है, यानी ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। तो सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे कहते हैं कोरोना कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, कोरोना कब दिखाई पड़ता है? तो कोरोना जो है ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। ये कब दिखाई पड़ेगा? तो ये दिखाई पड़ेगा सूर्य ग्रहण के दिन दिखाई पड़ता है, और इसे हमें नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि यहाँ से क्या होता है, कुछ हानिकारक जो किरणें हैं वो पृथ्वी की तरफ आ रही होती हैं, जो हमारी आँखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर देखना है तो आप चश्मा लगा के देख सकते हैं, दूरबीन लगा के देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे इसके बाद में जो आपका ये दूसरा लेयर होगा, ठीक है, ये दूसरा जो लेयर होगा ये आपका क्या होगा? प्रकाश मंडल होगा। प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, और पृथ्वी से हमें यही दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। इसका तो क्रोमोस्फीयर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रकाश मंडल। तो सूर्य के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? अगर सवाल ये हो, सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? सूर्य के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हेलियोलॉजी। हेलियोलॉजी क्या कहते हैं? हेलियोलॉजी। तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में आता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश जो आता है वो आता भैया कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड, या डायरेक्ट कह सकते हो 8 छंग 48। 8 छंग 48 20 कितना हो गया? 500, यानी 500 सेकंड, ठीक है। 500 सेकंड कह दो, कितना? 500 सेकंड कह दो, ठीक है। कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड भी दिया होता है, तो अगर 20 ना होगा तो फिर 16 लगा देंगे, ठीक है। दोनों है तो फिर 20 लगाना उचित रहेगा। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है ग्रामीण बैंकों से, लघु व्यवसाय इकाइयों से, मध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का संबंध किससे हो जाएगा? तो लघु व्यवसाय इकाई से हो जाएगा, ठीक है। जो ये योजना आपकी है, इसको शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। क्यों हुआ था? क्यों हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो सरकार क्या करेगी? बहुत ही आसान किस्तों पर, ठीक है, बहुत ही आसान ब्याज दर पर आपको क्या करेगी? 10 लाख रुपए लोन देगी, ठीक है ना। तो इस योजना में क्या था? इस योजना में था कि आसान ब्याज दर पर 10 लाख का ऋण दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जिससे आपको क्या करें? जिससे आप अपना जो कह सकते हैं कि आवश्यक जो चीज़ आपको क्या करनी है कोई में दुकान खोलना है या छोटा मोटा कोई कंपनी स्थापित करनी है तो आप कर सकते हो। कितना? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन।
भारत ने 2023 एशिया खेलों के दौरान डैश स्वर्ण पदक जीते हैं? 26, 27, 28 या 29? एशियाई खेल की बात चल रही है यहाँ पर, एशियाई खेल, ठीक है। तो एशियाई खेल की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल कितने जीते हैं? ये केवल स्वर्ण पदक की बात कर रहा है, तो ये कितने जीते हैं? 28। जबकि ये एशिया जो 2023 में एशियाई खेल ये हुए कहाँ पे हैं? तो ये हुए हैं हांगझाऊ, हांगझाऊ कहाँ पर? चीन में आयोजन हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भारत ने 101 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में नहीं, पूरे एशिया में चौथे स्थान पर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें अगर ये चौथा रहा है तो फिर आगे वाले कौन है? तो इसमें कौन है? चीन शीर्ष स्थान पर रहा है, जापान सेकंड रहा है, दक्षिण कोरिया थर्ड पे रहा है, और चौथे पे कौन रहा है? अपना प्यारा देश भारत। कौन रहा है? भारत रहा है। तो ये एशियाई खेल कहाँ पे हुए हैं? ये एशियाई खेल कहाँ पे हुए हैं? तो ये हुए हैं चीन में हुए हैं, ठीक है। आगे वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? गोट विलेज, पीपली, ज्योतिसर या धारडो? ठीक है, कौन है? धारडो। कौन सा है? धारडो। अब देखो इसमें क्या हुआ है, अगर बात की जाएगी यहाँ पर देखिए, तो ये जो सूची जारी हुई ना, तो यानी कि विश्व के सूची में 54 गांव को सिलेक्ट किया गया था। उनमें से एक गांव कौन था? धारडो, जो कि भारत का है। तो ये UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन यानी टूरिज्म ग्राम का दर्जा दिया है। वो कौन सा है? धारडो। कौन सा है वो? धारडो है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? धारडो। आइए देखिए, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस पर, ठीक है, समारोह में भाग लिया है? ठीक है, 31 अक्टूबर। तो अब देखो 31 अक्टूबर 2019 की बात चलती है, ठीक है। अब देखो लद्दाख की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 को। तो आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर राज्य था, तो उसको हमने क्या किया था कि 31 अक्टूबर 2019 को हमने 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसे बदल दिया था, ठीक है। तो जो 31 अक्टूबर के क्या था? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, तो वो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 31 अक्टूबर को ही जो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है वो भी मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अभी 31 अक्टूबर जो 2019 है उसमें लद्दाख अलग हो गया था, यूटी बन गया था। तो अभी क्या हुआ है कि 31 अक्टूबर 2023 को जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ये इनकी स्थापना समारोह में इन्होंने भाग लिया था लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में भाग लिया था, ठीक है। बाकी पुदुचेरी आप देखते ही हैं, ये क्या है? ये भी एक यूटी ही है, ये भी यूटी है, ठीक है। इसमें कितने? 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। लद्दाख में कितने जिले? 2 ही जिले हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल। एक लेह और दूसरा कारगिल हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा, मणिपुर ये दोनों पूर्वोत्तर भारत के क्या हैं? राज्य हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये आते हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखेंगे आप, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है? ठीक है, 126वें, 128वें, 130वें या 132वें? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 128वें, ठीक है। तो ये विधेयक तो कौन सा होगा? ये विधेयक होगा आपका 128वां। लेकिन जब आपसे सवाल पूछे कि ये अधिनियम कौन सा बन चुका है, किस नंबर का, ठीक है, तो अधिनियम की बात करेगा तो अधिनियम ये हो जाएगा कौन सा? 106वां। कौन सा हो जाएगा? 106वां।
तो अधिनियम होगा कौन सा, 106वां, ठीक है। अधिनियम के तौर पे क्या होगा, 106वां हो जाएगा, लेकिन विधेयक के रूप में क्या होगा, 128, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम ये कह दें आपसे कि देखिएगा कि हर विधेयक एक्ट नहीं होता है, संसद में बहुत सारे विधेयक आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पास हो जाए, क्योंकि जब वो पास होगा तभी वो क्या बनेगा, एक्ट बनेगा, अधिनियम बनेगा, ठीक है। तो सभी विधेयक अधिनियम नहीं होते हैं। यानी कि अभी तक संसद में 128 विधेयक आए हैं। कितने आए हैं, 128 विधेयक आए हैं, लेकिन उस 128 विधेयक में पास कितने हुए हैं, पास हुए हैं 106। कितने हुए हैं, पास हुए हैं कितने भैया, 106 पास हुए हैं। यानी कि 24 विधेयक समाप्त हो गए, उनको हटा दिया गया, ठीक है, उनको हटा दिया गया। तो 106 है। तो नारी शक्ति बंधन विधेयक, और ये लाया गया था जो नई संसद है उसमें ये विधेयक लाया गया था। तो इसके बारे में, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें कि जो महिलाएं हैं उनका क्या बनाना है कि लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण से संबंधित बात की गई है कि इनको आरक्षण भाई दी जाए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आरक्षण कितना था, 33%। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2000 जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई थी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम या बिहार, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका कौन सा है, बिहार, ठीक है ना। तो बिहार ने अपने यहाँ राज्य में क्या किया है कि जाति आधारित जनगणना कराया है कि हमारे भैया राज्य में कौन सी जनसंख्या, मतलब किस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, ताकि उनके लिए योजनाएं, परियोजनाएं या कह सकते हैं आरक्षण का हम लोग क्या कर सकें, लाभ उनको दिला सकें, यानी कि सभी को उचित आरक्षण मिल जाए, है नहीं। पर ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पे इस जाति की जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन आरक्षण लाभ किसी और वर्ग को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है, लेकिन जाति जनगणना एक अच्छा भी है, सबको समान रूप से मिलेगा आरक्षण, ठीक है। तो अब देखिएगा बिहार से बस आपको कुछ पॉइंट आपको देखो ध्यान रखने हैं। बिहार का एकमात्र क्या है, नेशनल पार्क है, इसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण एक जिला है, वहाँ पर ये है, ठीक है। हमारे राज्य में देखेंगे यूपी में अयोध्या में क्या है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी तो है, एयरपोर्ट भी है, ठीक है। बिहार में देखिएगा, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो नालंदा, इसके अलावा देखेंगे तक्षशिला, विक्रमशिला और ओदंतपुरी क्या है, विश्वविद्यालय, क्या है, विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय। तो ये प्राचीन समय के 3 विश्वविद्यालय तो हमारे भारत में ही है, ठीक है ना, भारत में ही है। तक्षशिला वो तो पाकिस्तान में, उससे क्या मतलब है, ठीक है, उससे क्या मतलब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये वैसे भागलपुर में है। आगे देखिएगा, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मान किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। रजनीकांत, रेखा, वहीदा रहमान या हेमा मालिनी। तो ये कौन है, इसमें वहीदा रहमान है। तो वहीदा रहमान को अपने पूरे जीवन में काम करने के लिए इनको क्या मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, ये पूरे आप जीवन भर कार्य करते हैं उसकी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी ध्यान रखेंगे कि जो आपका बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड का सबसे कह सकते हैं कि जिसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है, बॉलीवुड का सर्वोच्च जो पुरस्कार है उसका क्या नाम हो जाएगा, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। तो ये हो जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये बॉलीवुड का क्या होगा, सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, वहीदा रहमान, ठीक है। चलिए, ये 1913 के आसपास में स्थापित होता है। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार डैश डैश को प्रदान किया गया है, किसके। तो 4 ऑप्शन है, क्लाउडिया गोल्डिन को, बराक ओबामा को,
नरगिस मोहम्मदी को, पीरे एगोस्टिनी को। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या आपका है, नरगिस मोहम्मदी। सही आंसर क्या होगा, नरगिस मोहम्मदी। तो ये कहाँ की हैं, तो ये हैं ईरान की, ठीक है। ये कहाँ हो जाएंगी, ईरान की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो महिला उत्पीड़न के विरुद्ध, ठीक है, संघर्ष या फिर कह सकते हैं उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कार्य किया है, ठीक है। तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है क्या है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में, ठीक है। अच्छा, इसी से अभी ध्यान रखेंगे कि ईरान के जो राष्ट्रपति थे, ईरान के जो कौन है राष्ट्रपति थे मोहम्मद रईसी, क्या नाम था, मोहम्मद रईसी। इनका क्या हो गया, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गया था, निधन हो गया, ठीक है, निधन हो गया। तो ये भी सवाल बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ईरान में जो राष्ट्रपति पद है ये सबसे ऊंचा पद नहीं है, यानी कि ये सेकंड क्या है, सबसे ऊंचा पद माना जाता है ईरान में। जैसे बाकी देशों में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा या ऊंचा पद होता है, लेकिन ईरान में ये सेकंड नंबर का होता है, ठीक है, सेकंड नंबर का होता है। तो अभी ईरान में नए बन चुके हैं क्या राष्ट्रपति, अब यहाँ पे नए बन चुके हैं ना, नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, तो ईरान के अभी नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनका नाम है मसूद पेजिशकियान, ठीक है, पेजिशकियान। तो ये नए राष्ट्रपति यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है, ये नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ऐसे कुल मिला के यूपी का हमने कितने 38 क्वेश्चनों का क्या किया है, सॉल्व किया है, ठीक है, और उसको अच्छे से हमने व्याख्या भी यहाँ पे देख लिया है। तो आज हमारा ये क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।